हेलो एवरीवन, मैं दिशा आप सभी का स्वागत करती हूँ संवाद के दूसरे एपिसोड में, जहाँ हमारे साथ मौजूद हैं करियर पावर झांसी के इंग्लिश फैकल्टी विवेक सर। विवेक सर, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ संवाद के दूसरे एपिसोड में। और सर, आपको तो पता ही होगा कि संवाद का उद्देश्य क्या है। थैंक यू वेरी मच मैम। और इस सीरीज़ का हिस्सा बन के मुझे बहुत खुशी हो रही है और इसके लिए मैं स्पेशली जूनियर सर को थैंक्स बोलना चाहूँगा कि उन्होंने एक ऐसा कंसेप्ट सोचा जहाँ पर हम लोग, क्योंकि क्लासरूम्स में इंट्रो के टाइम पर बच्चों के तो प्रॉब्लम्स एड्रेस करते हैं, बट पेरेंटल एस्पेक्ट पर भी काफ़ी सारी ऐसी क्वेरीज होती हैं, काफ़ी सारी ऐसी शंकाएं होती हैं, कुछ ऐसे मिथ्स होते हैं जिन्हें काउंटर करना ज़रूरी होता है। तो एक सरल सिंपल वे में जिस तरीके से हम इस संवाद को आगे बढ़ा रहे हैं, ये बहुत ही काबिल तारीफ़ है और मैं इसका हिस्सा बन के बहुत खुश हूँ। थैंक यू वेरी मच। और जानना चाहूँगा मैम कि इस सीरीज़ में आज मैं किस तरीके से सहायता कर सकता हूँ? सर, बच्चों के और पेरेंट्स के मन में सवाल आता है कि अगर बच्चा हिंदी मीडियम से है, उसका इंग्लिश बैकग्राउंड नहीं है, तो ऐसे बच्चे को वही सारे एग्ज़ाम देने चाहिए जिसमें हिंदी हो, या कोई बच्चा अगर हिंदी में वीक है तो क्या वो प्रिपरेशन अच्छी कर सकता है, बैंकर बन सकता है? इंग्लिश एक्चुअली मैम ऐसा है कि सिर्फ उनका ग्रे ज़ोन नहीं है जो इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड को बिलॉन्ग नहीं करते हैं। इंग्लिश कहीं न कहीं सभी का ग्रे ज़ोन बन जाता है। और वो बच्चा जो एक कॉन्वेंट बैकग्राउंड से या इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से, या हम लोग आम तौर पे अगर बात करें सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड को बिलॉन्ग करता है, और एक वही बच्चा जो मानिए यूपी बोर्ड से है या हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से है, सभी को एक तरीके से समान प्रकार से ही कठिनाई महसूस होती है। लेकिन हाँ, कहीं न कहीं एक शुरुआत से इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड होने से कुछ चीज़ें आसान हो जाती हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स सभी को फेस करनी पड़ती हैं। उसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है? देखिए, ये 2 मुख्य पिलर्स हैं इसके। पहला ये कि जो भी इंग्लिश बच्चा स्कूल लेवल पे पढ़ रहा होता है, उस इंग्लिश में या उस ग्रामर में और कॉम्पिटिटिव की इंग्लिश सेक्शन में ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। ये डिफरेंस इसीलिए भी है क्योंकि आम तौर पर कॉन्वेंट एजुकेशन में जिस प्रकार की इंग्लिश का प्रयोग किया जाता है, वो एक इनफॉर्मल लैंग्वेज होती है, और हमारे कॉम्पिटिटिव एस्पेक्ट पर जिस चीज़ों से क्वेश्चंस बनते हैं या जिस प्रकार की इंग्लिश हमसे पूछी जाती है, वो फॉर्मल ग्रामर कहलाती है। और फॉर्मल ग्रामर में और इनफॉर्मल ग्रामर में काफ़ी हद तक डिफरेंस होता है। एक मिथ बच्चे का ये भी होता है कि अगर मैं इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से नहीं हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा चैलेंज फेस करना पड़ेगा। ऐसा मैं नहीं मानता कि कुछ भी होगा, क्योंकि इंग्लिश को एस करने के लिए उतना ही एफर्ट देना पड़ता है जितना समानता एक इंसान को मैथ्स या क्वांट सेक्शन को एस करने देना पड़ता है। जनरली सबका एक मिसकंसेप्शन ये होता है कि ग्रामर में रूल्स होते हैं, और देखिए, भाषा किसी भी प्रकार की हो उसमें नियम हो ही नहीं सकते, क्योंकि भाषा नियम में बंध ही नहीं सकती। भाषा मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन है, और एक बात को एक्सप्रेस करने के एक से ज़्यादा तरीके हो सकते हैं। तो अगर हम ये कहें कि नहीं, एक बात को एक ही ढंग से कहा जाता है, तो ये गलत है। और जब बच्चा इसी चीज़ को अपनाने लगता है कि ग्रामर में रूल्स होते हैं और हमें रूल्स को एस करना है, रूल्स को स्ट्रॉन्ग करना है, ग्रामर को रूल्स के हिसाब से पढ़ना है, तो वो कहीं न कहीं अपना सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है, उसको पीछे छोड़ देता है। और अगर हम बात करें स्पेसिफिकली बैंकिंग सेक्टर की, तो बैंकिंग सेक्टर के हमारे जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, फिर चाहे वो आईबीपीएस, आरआरबी पीओ हो, आईबीपीएस क्लर्क हो, आईबीपीएस पीओ हो, एसबीआई पीओ हो, एसबीआई क्लर्क हो, और भी इंश्योरेंस एग्ज़ाम्स होते हैं, एनआईएसीएल हुआ, एलआईसी डबल ए हुआ। जिस भी एग्ज़ाम में इंग्लिश आती है, वहाँ मेजरली जो सेक्शन होते हैं हमारे, वो रीडिंग पोर्शन से ज़्यादा होते हैं। मतलब आप रीड करके जितना अच्छा आपका सेंस ऑफ इंटरप्रिटेशन होगा, जितना अच्छा आप उसको समझेंगे, उतना जल्दी ही आप उसको और अच्छा स्कोर कर पाएँगे। बच्चे जनरली करते क्या हैं कि ग्रामर को रूल्स में बाँध देते हैं, और इसमें कमी बच्चों की भी नहीं है। देखिए, एक जो काफ़ी समय से ट्रेंड चला आ रहा है, क्योंकि मार्गदर्शन देने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज बहुत सारे होते हैं, पर सही मार्गदर्शन कहाँ मिल रहा है, ये बहुत कम जगहों पर होता है। बच्चों को कई बार ये पता भी नहीं होता है। हम यहाँ करियर पावर में यही कोशिश करते हैं कि बच्चों का जो डेवलपमेंट हो, वो किताबों से ऊपर उठकर हो। किसी भी चीज़ के रिस्पेक्ट में, खासकर जैसे अब इंग्लिश मेरा डोमेन है यहाँ पर, तो इंग्लिश के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें, तो ग्रामर में रूल्स की बजाय हम लोग काम करते हैं सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे। जितना ज़्यादा अच्छा बच्चे का सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग होगा, उतना अच्छा वो इंग्लिश में स्कोर कर पाएगा। इसका हिंदी मीडियम और अंग्रेजी मीडियम में होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कई बार होता ऐसा है कि जो बच्चा हमारा हिंदी मीडियम बैकग्राउंड का होता है, उसका इंग्लिश जो रीडिंग सेक्शन होता है, वो कमज़ोर होता है। उसके लिए हम लोग उसे ये भी समझाते हैं कि आप छोटी-छोटी शॉर्ट स्टोरी से शुरुआत करें।
4 लाइन, 6 लाइन, 8 लाइन, 1 पैरा, 2 पैरा की जो छोटी स्टोरीज़ होती हैं, उससे क्या होगा जब आप उनको पढ़ेंगे, आप सेम टाइम पे पढ़ते-पढ़ते जब उनका हिंदी अनुवाद अपने दिमाग में करेंगे, तो आपको धीमे-धीमे इंटरेस्ट डेवलप होगा। और देखिए, इंग्लिश एस करने के लिए रीडिंग एक ऐसी एक्सरसाइज़ है या रीडिंग एक ऐसा स्किल सेट है, कि जिसने भी इसको कंटिन्यूटी पर मतलब धारण कर लिया या जो कंटिन्यूटी पे इसको ले आया, उसके केस में अपने आप इम्प्रूवमेंट उसे दिख जाएगा। लेकिन ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। ये ऐसा नहीं है कि आपने आज रीड करना स्टार्ट किया और 2 दिन के अंदर आपको चमत्कार दिख जाएगा। रीडिंग हैबिट जब एक बच्चा ओवर द कोर्स ऑफ टाइम कंटिन्यू करता है, तो ये मानिए कुछ वैसा ही है जैसे अनार का जूस पीना, कि एक इंसान अगर अनार का जूस 1 दिन में मानिए 2 लीटर पी लेगा, तो उसे फ़ायदा नहीं होगा। पर वही अगर मानिए वो 2-200 एमएल 2 महीना, 3 महीना पी रहा है, तो उसको अपने आप उसका हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा, जो उसको नहीं दिखेगा, लेकिन ये स्वास्थ्य को फ़ायदा करेगा। रीडिंग हैबिट भी कुछ ऐसी ही होती है, कि जब एक बच्चा रीडिंग में खुद को लिप्त करता है या इंडल्ज करता है एक कोर्स ऑफ टाइम के लिए, तो उसको तो लगता है कि उसने कोई नया काम नहीं किया। लेकिन जो अंदर से निखार आता है अंग्रेज़ी समझने में या सेंस ऑफ इंटरप्रिटेशन इम्प्रूव होता है, उससे इंग्लिश इम्प्रूव होती है। तो जहाँ तक मिथ होता है कि ग्रामर में रूल्स हैं और हम रूल्स के दम पे ग्रामर कर सकते हैं, ये जब बच्चा टैकल कर लेता है, ये समझ जाता है कि नहीं, हमें सेंस पर ध्यान देना है। सेंटेंस, पैराग्राफ, फिलर्स या कोई भी चीज़ जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आती है, उसमें वो चीज़ कहना क्या चाहती है, उसका अर्थ क्या निकल रहा है। जब हम अर्थ पर ज़्यादा फोकस करते हैं, तो ऑटोमैटिकली हमारा जो एक डर बन रहा होता है कि इसमें रूल ये लगेगा, इसमें इसके बाद ये आता है, इसमें उसके बाद वो आता है, और इतने सारे रूल्स हैं, हम कैसे याद करेंगे, ये हम कैसे देखेंगे, इतना रिटेन कैसे करेंगे, ये सब खत्म हो जाता है। तो मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ा एक चैलेंज बच्चों को ओवरकम करना चाहिए, वो ये है कि अपना रीडिंग का डर खत्म करना चाहिए। और रीडिंग एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसको उन्हें अपनी डेली रूटीन में भले ही छोटे स्तर पे, लेकिन इंक्लूड करना चाहिए। उसे इंक्लूड करने से होगा ये कि धीमे-धीमे उनका सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग अच्छा होगा, जिससे उनकी इंग्लिश अपने आप अच्छी होगी। और पेरेंट्स को भी ये समझना पड़ेगा कि धीमे-धीमे करते-करते ये सब चीज़ें होती हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि एक बच्चा आज उसने स्टार्टिंग करी और वो 2 दिन में एकदम आप मान लीजिए कि अंग्रेज़ी में प्रो बन जाएगा। ये नहीं है। ये ओवर द कोर्स ऑफ टाइम पीरियड एक प्रोसेस होता है जिसको बच्चा कैरी करेगा, तो डेफ़िनिटली उसको रिज़ल्ट मिलेंगे। थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे इस डाउट को क्लियर किया। और साथ ही साथ सर मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूँगी। अगर इंग्लिश में कोई बच्चा अगर वीक है, तो वो बैंकर बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है मैम। किसी भी बैकग्राउंड से होने का या पर्टिकुलरली हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से होने का और बैंकर बनने का सपना देखना, ये कहीं से भी आपस में कोइंसाइड नहीं करते हैं। एक बच्चा किसी भी बैकग्राउंड का हो, वो बहुत आराम से बैंकर बन सकता है। इंग्लिश उसके लिए तब तक हर्डल नहीं बनेगा, जब तक वो उससे बचने की कोशिश ना करे। यदि उसने ये विचारधारा अपनी बना रखी है कि जो भी चीज़ें उसके पास हैं एट हैंड, वो उनको रेगुलरिटी के साथ, सिंसियरिटी के साथ कैरी कर रहा है और पर्टिकुलरली मैंने कहा ना जैसे रीडिंग में खुद को इंडल्ज कर रहा है। क्योंकि जितना अच्छा भाषा की समझ होगी, जितनी अच्छी चीज़ें उसको समझ में आएँगी जो लिखी हुई हैं, वो अपने आप उसके दम पे आगे बढ़ जाएगा। इसका कहीं से भी कोई कोरिलेशन नहीं है कि एक बच्चा जो नर्सरी से लेकर के क्लास 12 तक मान लीजिए और इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड को बिलॉन्ग कर रहा है और एक बच्चा जो एक हम्बल बैकग्राउंड से आ रहा है या फिर एक नॉन इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से आ रहा है, वहाँ कहीं उसको कहीं चैलेंज फेस करना पड़ेगा। एफर्ट ज़्यादा लगेगा, मैं ये मान सकता हूँ। लेकिन कहीं न कहीं अगर कंसिस्टेंसी, रेगुलैरिटी, सिंसियरिटी मेंटेन रही और रीडिंग हैबिट जिसको मैं कह रहा हूँ बार-बार, ये उसने कंटिन्यू रखा, तो डेफ़िनेटली इंग्लिश किसी का ग्रे ज़ोन बन ही नहीं सकता। बस कई बार होता ये है कि हमारे यहाँ जो बच्चे होते हैं, ये इंग्लिश को सुर, लय, ताल और धुन पे कर रहे होते हैं। तो इंग्लिश जो हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में करते हैं, वो धुन पर या सुर, लय, ताल पर नहीं होती है कि जो सुनने में अच्छा लग रहा है, जो देखने में अच्छा लग रहा है, वो अच्छा है। नहीं, भाषा में हर एक चीज़ का सही और गलत अर्थ होता है। जिस चीज़ को सही तरीके से लिखा जाएगा, वो सही मानी जाएगी, जो सही तरीके से पढ़ी जाएगी, वो सही मानी जाएगी। उसका धुन से कोई संबंध नहीं होता है। तो ये कुछ छोटी-मोटी चीज़ें हैं, जहाँ बच्चे अगर अपने ऊपर फ़ोकस करते हैं इन सब चीज़ों पे, तो बैकग्राउंड का या बोर्ड्स का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बहुत आराम से एग्ज़ाम्स क्वालीफ़ाई होते हैं, सिर्फ़ रेगुलैरिटी, सिंसियरिटी, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी चाहिए। सर इंग्लिश को पर डे कितना टाइम रीडिंग के लिए देना चाहिए? ये जो टाइम फैक्टर है मैम, एक्चुअली मैं सिर्फ़ ये नहीं कहता हूँ सिर्फ़ रीडिंग के रिस्पेक्ट में। क्या होता है कि जब एक बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आ जाता है, फ़ील्ड में आ जाता है, तो उसके पास बहुत सारी चीज़ें कवर करने के लिए। तो अक्सर ऐसा होता है कि जब हम लोग क्लास में बैठते हैं, मैं स्पेशली वो बच्चे जिनका सिलेबस स्टार्ट हो रहा होता है, मैं सबको एक प्रॉपर चैनल बना के देता हूँ कि 1 दिन में आप कैसे 2 घंटे के अंदर
इंग्लिश सेक्शन जो आपका एग्जाम में आ रहा है, उसके जितने एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं, जिस जिस प्रकार का क्वेश्चन आता है, आप एक दिन में कैसे हर एक प्रकार के क्वेश्चन को वेटेज दे सकते हैं। क्योंकि रीडिंग का क्या है, देखिए रीडिंग अगर मैंने बोला कि रीडिंग के लिए 20 मिनट देना चाहिए, पर कोई इंसान ऐसा है जिसके रिस्पेक्ट में उसका जो इंग्लिश का सेंस ऑफ इंटरप्रिटेशन है वो बहुत वीक है, उसको समय लगेगा, जाहिर सी बात है। जिस पैसेज को देखिए वी एज टीचर्स हम लोग 7 मिनट, 8 मिनट, 6 मिनट, 4 मिनट में कर लेते हैं, तो वो बच्चा कई बार करने में जब स्टार्टिंग करता है तो वो 10 मिनट में करता है, 12 मिनट में भी करता है कई बार। तो ये तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। लेकिन अगर इसको हम टाइम में ना बांध करके सिर्फ एक एक्सरसाइज ऐसे लेके चलें कि हाँ ये हमको करना है, तो धीमे धीमे वो टाइम फैक्टर कम होता जाता है। मैं ऐसा मानता हूँ कि आपको अगर कोई बच्चा देखिए स्टार्ट कर रहा है या जिसने अपना सिलेबस कंपाइल कर लिया है और फिर भी उसके लिए इंग्लिश एक डर बना हुआ है, तो वो ऐसा कर सकता है कि पर डे एटलीस्ट न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स रीड करे। अगर मानिए आर्टिकल्स रीड करने में उसे दिक्कत हो रही है या दिक्कत महसूस हो रही है कि नहीं समझ में आता है, तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो पैसेजेस आते हैं, उन पैसेजेस में कम से कम 2 पैसेज सॉल्व करे पर डे। एक पैसेज सॉल्व करने में टाइम लग सकता है, प्रीलिम्स का है या मेंस का है, डिफिकल्टी लेवल क्या है, मॉडरेट है, ईज़ी है या डिफिकल्ट है, तो 2 पैसेज कम से कम सॉल्व करे। इसके अलावा वो चाहे तो 2 क्लोज़ टेस्ट सॉल्व कर सकता है, जिससे उसको समझ में आएगा कि हाँ भाई, क्या अर्थ निकल रहा है और क्या ब्लैंक में हमें फिट करना है। बाकी पैराजंबल्स हुए, ये रीडिंग बेस्ड है, कनेक्टर्स हुए, रीडिंग बेस्ड है, स्टार्टर्स हुए, रीडिंग बेस्ड है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस हैं, जिसके रिस्पेक्ट में मैं हर बच्चे को क्लास के टाइम पर एक फ्लो चार्ट बना के देता हूँ कि आप अगर इस पैटर्न को फॉलो करोगे तो आपकी सारी चीज़ें कवर अप हो जाएंगी। तो टाइम में ना बांध करके मैं तो कहूँगा जब स्टार्टिंग हो रही है तो कंटेंट पकड़ा जाए। एक बार जब वॉल्यूम और कंटेंट कवर अप हो जाएगा तो ये टाइम अपने आप रिड्यूस होता जाएगा। तो उसको घड़ी में ना बांधते हुए हम इसे एज एक्सरसाइज ले सकते हैं कि ये हमें करना है, बस टाइम हम अपनी कन्वीनियंस पर डिसाइड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे पेरेंट्स और हमारे स्टूडेंट्स के इस डाउट को क्लियर किया और ये बताया कि ये बहुत बड़ा मिथ है कि बच्चा अगर ये सोचता है कि हिंदी मीडियम से हैं तो हम इंग्लिश अच्छी नहीं कर सकते। सो आपने इसको मिथ बताया, थैंक यू सो मच सर। और साथ ही साथ मैं आगे भी और भी जो हमारे सवाल रहेंगे उस पर हम चर्चा करेंगे, इसलिए हमारे साथ बने रहिए। साथ ही साथ हमारे जितने भी एपिसोड रहेंगे आप उसको प्लीज़ देखिएगा और आपके जितने भी डाउट हैं आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख कर हमें बता सकते हैं ताकि हम उस पर भी चर्चा करें। थैंक यू सो मच।